जय हिंद साथियों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जी ओके। तो अब मैं वापस ऑनलाइन आ गया हूं और वर्टिकल फॉर्म में आया हूं। मैं सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था वो शायद यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए मुझे वापस वर्टिकल फॉर्म में आना पड़ा। जय हिंद साथियों, मैं हूँ कवि प्रदीप कालरा और मैं पोइट्री एंड शायरी के सभी सदस्यों का और जो सारे मेरे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जो मुझे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस शाम का मैं आगाज़ करूँ अपनी रचनाओं से, कविताओं से, शायरी से, गज़ल से। उससे पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे ब्रदर संतोष कालरा का, जिन्होंने यह ग्रुप बनाया और आज हमारा यह ग्रुप पोइट्री एंड शायरी और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा एक नाम है। और इस ग्रुप को जो दो लोग मैनेज करते हैं, धर्मेंद्र सोनी और मेरी वाइफ कल्पना कालरा, ये दोनों मॉडरेटर हैं और दोनों मिलके इस ग्रुप को बहुत अच्छे से, कन्विक्शन के साथ, डेडिकेटेडली इस ग्रुप को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और इसी की बदौलत आज हमारा ये जो ग्रुप है बहुत अच्छे साहित्य के क्षेत्र में अभी बहुत अच्छा नाम कर रहा है। ये जो इवेंट है महफिल अल्फाज, ये बेसिकली मैंने हमारे जो फैमिली फ्रेंड है भानु प्रताप जी दाबाई और उनकी जो मैडम है, वाइफ है तारिका भानु प्रताप जी, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। और जब हमारा ही जो एक और ग्रुप है जो सिंगिंग से रिलेटेड है, सरगम, उसमें उन्होंने जब 9 दिन 9 आर्टिस्ट का लाइव परफॉर्मेंस का रखा था, तब मैंने तारिका जी से इस बारे में चर्चा की कि क्यों ना पोइट्री एंड शायरी ग्रुप में हम पोइट्स का लाइव परफॉर्मेंस रखें। उदयपुर के जो फेमस पोइट हैं, जो बहुत ज़्यादा गुणवान हैं, क्यों ना हम उनको ये मंच पे लेके आएँ ताकि हमारे मंच की भी शोभा उनसे बढ़ेगी। मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ इसमें आइडियाज़ दिए, कुछ नाम सजेस्ट किए और उन्हीं की बदौलत देखिए आज हमारा ये जो पोइट्री एंड शायरी का जो लाइव परफॉर्मेंस का है वो आज आपके सामने आ चुका है। मैं धन्यवाद की इस कड़ी में मेरे दोस्त मुकेश वाधवानी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्हीं की बदौलत मेरी जो पोएम की पहली बुक है, जो मेरी कविताओं का प्रथम संग्रह है, वो उनके मोटिवेशन से, उनके कहने से मैंने प्रिंट करवाई। और आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत जल्दी अभी मेरा जो दूसरी बुक का जो कंटेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी हम मिलकर वापस हमारी जो पोइट्री की दूसरी बुक है वो जल्द पब्लिश होगी। तो दोस्तों, धन्यवाद की इस कड़ी में जो 3 नाम मैं अब लेना चाह रहा हूँ वो है स्कॉलर एरेना के डायरेक्टर और उदयपुर के बहुत ही जाने माने कवि और मंच संचालक लोकेश जी जैन, जिन्होंने 6 जून को आप सभी के साथ इस मंच को साझा किया था। और मैं पोइट्री एंड शायरी के सभी साथियों का पुनः एक बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे जो तीनों विशिष्ट अतिथि थे उनको बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। मैं लोकेश जी का पोइट्री एंड शायरी ग्रुप की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसी कड़ी में जो दूसरा नाम है शकुंतला स्वरूप्रिया जी, जिनका कि राजस्थानी और हिंदी गायकी में बहुत नाम है। आपका अलग अलग 16 कैसेट्स मार्केट में आ चुकी है। वो बहुत अच्छी मंच संचालिका है, बहुत ही फेमस मंच संचालिका है, हिंदी और राजस्थानी गीत गाती है। तो उनका भी हमारे मंच पे जो आप लोगों ने साथ दिया, तन्मयता से उनको सुना, उसके लिए उनका भी आभार और पोइट्री ग्रुप के सभी साथियों का भी आभार। तीसरा जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उदयपुर के बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक एंड हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर उपवन पंड्या, जो कि हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने कल अपनी बहुत ही मधुर वाणी से हमारे इस पोइट्री एंड शायरी ग्रुप में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मैं इन तीनों के परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों को पोइट्री एंड शायरी ग्रुप की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं।
और मैं पोइट्री एंड शायरी ग्रुप के सभी सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन तीनों को सुना, अपने ग्रुप का और इन तीनों का मान सम्मान बढ़ाया। दोस्तों, अब मैं इस महफिल का आगाज़ करता हूं। अपनी कुछ कविताएं, कुछ गज़ल और शायरी आपके सामने रखता हूं। मित्रों, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे साथी हैं, आज जो भी मुझे, मैं 4 लाइनों के 2 बंद आप सभी को समर्पित करना चाहता हूं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। कई मर्तबा सोचता हूं, कई मर्तबा सोचता हूं, क्यों है किस्मत मेहरबान मुझ पे। कई मर्तबा सोचता हूं, क्यों है किस्मत मेहरबान मुझ पे। ज़मीं का टुकड़ा मांगा था, लुटा दिया आसमान मुझ पे। कैसे चुकाऊंगा कर्ज सारे, कैसे चुकाऊंगा कर्ज सारे, किए हैं जो एहसान मुझ पे। हैं फूल चमन में, महक रहे हैं फूल चमन में, खुश बहुत है बागबान मुझ पे, खुश बहुत है बागबान मुझ पे। दोस्तों, ये 4 लाइनों के जो 2 बंद थे, मैं मेरे सारे मित्र साथी जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे टच में है, ये मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। और एक शायरी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इन शायरियों का जो मैं आगे कविताएं कहूँगा या गज़ल कहूँगा, उनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। ये वो शायरियाँ हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो बीच बीच में आप कविताओं के बीच में मेरी ये शायरियाँ भी सुनते रहेंगे। कमसीन उम्र में इश्क की चाह न रखना, कमसीन उम्र में इश्क की चाह न रखना, 7 जुरियों तक निभाओ, 7 जुरियों तक निभाओ तब बात रखना। तो दोस्तों, जो कमसीन उम्र का प्यार होता है वो कुछ वक्त का होता है, लेकिन इस शेर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ताउम्र साथ निभाए उस तरह का इश्क ही मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपनी पहली कविता। दोस्तों, यह कविता जो है ये मैं अपनी पत्नी कल्पना कालरा को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने उन्हीं के लिए लिखी है। और मैं ये आशा भी करता हूँ और समझता हूँ कि जो भी पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो ये कविता 100% उन सभी लोगों को टच करेगी। मेरी इस कविता वो है, तुम हो बस तुम ही हो। जिंदगी के गुलिस्ता में महकती सी सुगंध तुम हो, ठिठुरती कपकपाती ठंड में गुनगुनाती सी धूप तुम हो। घोर अंधेरी काली रात में जुगनू सी टिमटिमाती तुम हो, चांद जब छुपता बादल में तारों सी टिमटिमाती तुम हो। जब गिरता हूँ बेचैनी में, जब गिरता हूँ बेचैनी में, पल सुकून का लाती तुम हो। तपती सुलगती दोपहरी में, तपती सुलगती दोपहरी में, ठंडी हवा का झोंका तुम हो। हारता हूँ जब हौसलों में, हारता हूँ जब हौसलों में, बनती मेरी ताकत तुम हो। तपते सहरा के दौरों में, तपते सहरा के दौरों में, बरसती सी बारिश तुम हो। सागर की अनजान लहरों में, सागर की अनजान लहरों में, पहचाना सा किनारा तुम हो। दीवारों के इन ढांचों को घर इसे बनाती तुम हो। व्यस्त है हम अपनी दुनिया में, व्यस्त हैं हम अपनी दुनिया में, रिश्ते ये सारे निभाती तुम हो। वक्त लगता नहीं गिरने में, दोस्तों ये ध्यान से सुनना, वक्त लगता नहीं गिरने में, हर वक्त मुझे संभालती तुम हो। खुशियों से भरता हर पल मेरा, खुशियों से भरता हर पल मेरा, जब देख मुझे मुस्कुराती तुम हो, जब देख मुझे मुस्कुराती तुम हो। तो दोस्तों, यह कविता मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखी थी और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह कविता पसंद आई होगी। और यह कविता जिस टच की है, जो पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते होंगे, यह कविता जरूर उनको छुएगी। अब एक शेर में वापस आपके सामने अर्ज करता हूँ। बात न करो इश्क में डूब जाने की, बात न करो इश्क में डूब जाने की, जब फिक्र है तुम्हें ज़माने की। दोस्तों,
जो ज़माने की फ़िक्र करते हैं वो कभी इश्क में डूब ही नहीं सकते, क्योंकि इश्क में डूबने के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है। अब मैं आपके सामने मैं वैसे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे मेरे मित्र जो हैं वो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है कि इतने लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। भानु प्रताप जी, हमारे धर्मेंद्र सोनी जी, सतीश भाटिया जी, रमेश बलवानी जी और बहुत सारे मित्र, मैं आप सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से मेरे लिए यहाँ समय निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है तो वक्त उसकी भी कदर नहीं करता है। तो इसी बात को लेके मैं अपनी एक और कविता आपके सामने ला रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वक्त। इस कविता की एक बहुत ही खास बात है, वो ये है कि इस कविता की जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो सारी की सारी पंक्तियाँ वक्त से शुरू हो रही है और साथ ही साथ हर एक पंक्ति अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है। वो जब आप सुनेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैं वैसे जो लाइव है उनको तो देख पा रहा हूँ, हमारे ओपन पंड्या जी, लेकिन मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ, अगर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आपको मेरी कविता या आपको जैसा भी लग रहा है, महसूस हो रहा है मेरी इस लाइव सेशन से, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, हम इतने हैबिचुअल नहीं है कि हम परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते करते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी ये कविता शुरू करता हूँ। वक्त के इन जालिम थपेड़ों ने, वक्त के इन जालिम थपेड़ों ने वक्त से पहले उसे बूढ़ा कर दिया। वक्त के इन जालिम थपेड़ों ने वक्त से पहले उसे बूढ़ा कर दिया। वक्त रहते वो खुद को संभाल न पाया, वक्त रहते वो खुद को संभाल न पाया। वक्त अच्छा फिर कभी वो ला न पाया। वक्त की उसने कदर न जानी, वक्त बेवक्त वो करता मनमानी। वक्त की उसने कदर न जानी, वक्त हर वक्त वो बस करता मनमानी। वक्त के साथ जो वो कदम मिलाता, वक्त उसे अपने साथ आगे ले जाता। वक्त ने सही वक्त पर जगाया था, वक्त भी यूं बेवक्त नहीं आया था। वक्त को जाया करना शौक जो था, वक्त ने बुरा वक्त तभी दिखाया था। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ है मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो मेरी जो पोएम्स होती है वो रियल लाइफ से रिलेट करती है। तो जो हम सुन रहे हैं या मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप अपने आसपास महसूस भी करते होंगे। वक्त ने बुरा वक्त तभी दिखाया था, वक्त के साथ चलने की कला जानो। वक्त तुम्हारा ही है उसे अपना मानो। वक्त एक दिन सभी का आता ही है, वक्त की नज़ाकत वक्त पर पहचानो। वक्त को सभी का साथ निभाना है। ये लाइन जरूर सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। वक्त को सभी का साथ निभाना है, वक्त पर निपटे काम वो सुहाना है। वक्त थमे न कभी राजा के लिए भी, वक्त न मिलने का तो बस बहाना है। वक्त को मानो खुदा समझदारी है, वक्त के आगे ही झुकती सारी दुनिया सारी है। वक्त को मानो खुदा समझदारी है, वक्त के आगे ही झुकती दुनिया सारी है। वक्त की इज्जत हर वक्त किया करो, वक्त देगा इनाम ये उसकी जिम्मेदारी है। वक्त देगा इनाम ये उसकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कविता वक्त, जो कि समय की इम्पोर्टेंस, वक्त की अहमियत के ऊपर थी। और मैं वापस ये आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कविता ज़रूर से पसंद आई होगी। अब फिर से मैं आपके सामने एक शेर ला रहा हूँ। न मैं हिंदू न मैं मुसलमान, ये एक बहुत अच्छा शेर है हिंदू मुसलमान भाईचारे के ऊपर। न मैं हिंदू न मैं मुसलमान, मैं भी इंसान तू भी इंसान। न मैं हिंदू न तू मुसलमान, मैं भी इंसान तू भी इंसान। राम रहीम का मेल करा दे, राम रहीम का मेल करा दे। न मैं परेशान न तू परेशान। तो दोस्तों, ये एक शेर था हमारे देश में जो
हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा होता है उसके ऊपर मैंने लिखा था। अब मैं वैसे देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग जो है देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। वेलकम बैक। मुझे आए हुए वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है, वर्टिकल शालिनी जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। दोस्तों, मैं अब जो आपके सामने एक कविता ला रहा हूँ, ये मेरी एक फेवरेट पोयम है। एक इंसान जो बहुत ही मेहनत, शिद्दत, लगन और ईमानदारी से कोई काम करता है और वो काम करने के बावजूद भी उसे वो सफलता नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है, तो वो अपना सारा दोष किस्मत के ऊपर डाल देता है। आपने अक्सर सुना होगा, अरे यार इसकी तो किस्मत ही नहीं चली, अरे यार इसकी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत फूटी है, इसके तो नसीब ही खराब है, इसका भाग्य नहीं चला। तो जो किस्मत होती है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है। आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, आप चाहे कितनी लगन से, ईमानदारी से कोई भी काम कर ले, अगर लक का आपके साथ साथ नहीं है, अगर किस्मत आपके साथ नहीं है, तो आपको कभी भी वो सफलता नहीं मिल सकती जिसके कि आप हकदार होते हैं। मैं यह कविता किस्मत उन लोगों की नज़रिए से लिखी है मैंने जिनके साथ ऐसा हुआ है, और अब वो किस्मत से शिकायत कर रहे हैं। और वो क्या शिकायत कर रहे हैं वो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। किस्मत का जो कविता का शीर्षक है वो है किस्मत। किस्मत तू मुझसे मिल कभी फुर्सत में, किस्मत तू मुझसे मिल कभी फुर्सत में, पूछूं मैं तुझसे बेरुखी की वजह क्या है। मेहनत में कभी कमी न की थी मैंने, मेहनत में कभी कमी न की थी मैंने, फिर यूं मुंह मोड़ने की वजह क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा न रहा, पर सोचता हूँ वक्त कुछ ज़्यादा हुआ। तू ही बता मेरे इंतज़ार का सिला क्या है। वक्त मेरा ही नहीं चला, आखिर वजह क्या है। किसी का बुरा अब तक न सोचा, खुदा का कोई दर मुझसे न छूटा। कोई तो दे बता मुझ में बचा क्या है, होती नहीं मेहरबान इसकी वजह क्या है। अब वो किस्मत से कह रहा है कि अगर तेरी कोई कीमत होती तो मैं तुझे खरीद लेता। तो उसके ऊपर एक ये पैराग्राफ है, कीमत होती तेरी कुछ तो मैं खरीद लेता, मांग कर देखती मुझसे मैं लाकर देता। बता सर झुकाऊं कहाँ तेरा पता क्या है, रूठ कर बैठी है क्यों इसकी वजह क्या है। बहुतों को दिया तूने उम्मीद से ज़्यादा, पर मुझको न मिला मेरे हक का भी आधा। जरा ठहर कर देख मुझे तेरा जाता क्या है, मुझ ही से रहती दूर इसकी वजह क्या है। एक बार मेरी नज़र से देख ये दुनिया, एक बार मेरी नज़र से देख ये दुनिया। अकेला नहीं हूँ पूरा परिवार जुड़ा है, थोड़ी सी मांगी दया ज़्यादा मांगा क्या है। नजरें चुरा के बैठी है इसकी वजह क्या है। माना कई गलतियां मुझसे भी हुई होगी, माना कई गलतियां मुझसे भी हुई होगी, माना कई कमियां मुझ में भी रही होंगी। मान मुझे भी इंसान इसमें नया क्या है, करती नहीं मुझे माफ इसकी वजह क्या है। मिन्नतें कर दी इतनी कब मिलेगा सिला, मिन्नतें कर दी इतनी कब मिलेगा सिला। अच्छे वक्त का बता कब चलेगा सिलसिला। भरोसा तुझ पर न रखूं तो मेरा चारा क्या है, अब भी न माने तो इसकी वजह क्या है। देखिए, जब हम वो व्यक्ति किस्मत से शिकायत कर रहा है और उसको जब लगता है कि मेरी इतनी शिकायतों के बावजूद भी होना वही है जो होना होगा, तो वो अब अपने आप को भरोसा दिलाता है, अपने अंदर ताकत जगाता है, अपने आप को हौसला देता है। तो उस बारे में उसने ये 2 पैराग्राफ लिखे हैं। क्या हुआ अगर आज तूने जो बाजी मारी है, क्या हुआ आज अगर तूने जो बाजी मारी है, लेकिन मैंने भी अभी हिम्मत नहीं हारी है। कर जुल्म और सही बता मेरी सजा क्या है, अब भी न पिघलती तू इसकी वजह क्या है। गिरूंगा चाहे 100 बार फिर उठ कर दिखाऊंगा, गिरूंगा चाहे 100 बार फिर उठ कर दिखाऊंगा। देगी नहीं साथ मेरा तो भी लड़कर दिखाऊंगा। जानती नहीं तू हिम्मत मेरी मेरा हौसला क्या है, अब भी न जागी किस्मत तो इसकी वजह क्या है।
अब भी न जागी किस्मत तो इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों यह थी मेरी कविता किस्मत, उन लोगों के नज़रिए से जो किस्मत के मारे हैं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं, आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे साथी हैं, और मैं इसके लिए भगवान को और अपनी किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक शेर मैं आपके साथ वापस शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अभी आपने जो मेरी 2-3 कविताएं जो अभी ऊपर सुनी, वो सारी कविताएं जो थी वो तुकबंदी की थी, जो राइम वर्ड्स होते हैं, जो मेल मिलाप होता है शब्दों का, उसकी थी। और अभी मैं आगे जो आपको 2 कविताएं सुनाऊंगा वो ऑफ बीट कविताएं हैं। वो क्या हैं वो आप जब सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। फिलहाल मैं आपको एक बहुत अच्छा एक शेर सुना रहा हूँ। शराब के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर न कर, शराब के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर न कर, जब जब मिले हम दौर यह चलना चाहिए। तो दोस्तों मैंने शराब का जिक्र अभी जानबूझ के किया है, क्योंकि मेरी जो अगली कविता है उसका टाइटल है मैं खाना। मैं खाना मतलब जिसे शराब की दुकान बोल दीजिए, बियर बार बोल दीजिए, या वो जगह जहाँ पे लोग जाके शराब पीते हैं, तो उर्दू में से मैं खाना कहते हैं। तो मेरी इस कविता का टाइटल है मैं खाना। कुछ लोग शराब के शौकीन होते हैं और कुछ चाय के शौकीन होते हैं। जो शराब के शौकीन होते हैं वो चाय के भी शौकीन होते हैं, लेकिन जो चाय के शौकीन होते हैं वो जरूरी नहीं शराब के शौकीन हो। लेकिन आपको मेरी इस कविता में खास बात नज़र आएगी कि एक व्यक्ति जो चाय का शौकीन है वो किस तरीके से शराब का शौकीन हो जाता है, वो आपको मेरी इस कविता में नज़र आएगा। मैं अपनी यह कविता ऑफ बीट कविता शुरू कर रहा हूँ। मैं खाना। चला था चाय की तलाश में, चला था चाय की तलाश में, राह में कई मैं खाने मिले, कुछ पुराने यार भी दिखे, छलकाते कई पैमाने मिले। चला था चाय की तलाश में, राह में कई मैं खाने मिले, कुछ पुराने यार भी दिखे, छलकाते कई पैमाने मिले। इरादा मेरा भी कुछ डगमगाया, इरादा मेरा भी कुछ डगमगाया, नजरों से बुलाते दिलदार मिले। चाय का था मैं अकेला शौकीन, चाय का था मैं अकेला शौकीन, जाम जाम से टकराते बेशुमार मिले। आज बुला ही लिया मुझे मैं खाने में, आज बुला ही लिया मुझे मैं खाने में, यहाँ तो पुराने सारे कदरदान मिले। बस किस्से कहानियों के वो दौर चले, बीते ज़माने के सारे एहसास मिले। दोस्तों अब इसके बाद में जो बात कहने वाला हूँ आप अपने बचपन में चले जाएंगे, मेरा ये दावा है, क्योंकि ये जो बातें होती है ये मैं खाने में ज़्यादा होती है। तो अब आप जो वर्ड्स हैं वो सुनिएगा और आप अपने बचपन में लौटेंगे, ये मेरा दावा है। बीते जमाने के सारे एहसास मिले, स्कूल की टूटी खिड़की दरवाजे मिले, छत की चटाई टिमटिमाते तारे मिले, पीपल के टूटे पत्ते बरगद के झूले मिले, सिले हुए जूते रफू किए कपड़े मिले, बारिश का नाला कागजी जहाज मिले, घर का चबूतरा तुलसी के झाड़ मिले, मांझे की चक्री पतंगी आसमान मिले, घूमता लट्टू सितोलिया घमासान मिले, अमरूद के पेड़ कीकर के हार मिले, मेले की भीड़ में पुराने सारे यार मिले, पतली पगडंडी चिड़ियों के दीदार मिले, रंगों की होली दिवाली दिए हजार मिले। जीली जिंदगी गुजरी फिर से मैं खाने में, यार सारे पुराने मुझे शानदार मिले। सोचता हूँ बदल दूँ आदत अपनी, सोचता हूँ बदल दूँ आदत अपनी, मिलूँ अब मैं खाने में जहाँ पुराने यार मिले, मिलूँ अब मैं खाने में जहाँ पुराने यार मिले। तो दोस्तों यह थी मेरी कविता मैं खाना। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रेम रामनानी, प्रियंका पांडे जी का, धर्मेंद्र सोनी जी का, प्रेम भैया का, तारिका जी भी ऑनलाइन आ चुकी है, भानु जी ऑनलाइन मुझे देख ही रहे हैं। मैं आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूस मेरे इस लाइव परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। दोस्तों फिर मैं आपकी नज़र करता हूँ एक शेर।
कई मर्तबा सोचता हूँ ये ख्याल क्यों है, कई मर्तबा सोचता हूँ ये ख्याल क्यों है, सब कुछ है हासिल फिर मलाल क्यों है। कई मर्तबा सोचता हूँ ये ख्याल क्यों है, सब कुछ है हासिल फिर मलाल क्यों है। बदल दूँ नज़रिया तो जी लूँगा सुकून से, बात इतनी सी है फिर बवाल क्यों है। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने शेर पढ़ा ये बहुत ही इंटेंशनली पढ़ा, क्योंकि अगर आप इस शेर को समझेंगे, इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, सिर्फ अगर वो अपने जीने का नज़रिया बदल दे तो वो वाकई में बहुत खुश रह सकता है। लेकिन आज का जो दौर है वो ऐसा है कि कुछ लोगों के पास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो उनका जो मिजाज है, उनका जो नज़रिया है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए बदल जाता है और धीरे धीरे वो समाज से कट जाते हैं। अब इसी भावनाओं को लेके मैं आप सभी के सामने अपनी अगली कविता ला रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दौलत का नशा। मैं शुरू करता हूँ। दौलत का नशा। क्यों आजकल बेअदब सा होता जा रहा हूँ मैं, क्यों आजकल बेअदब सा होता जा रहा हूँ मैं, कहीं हद से ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ मैं। क्यों दूर हो रहे हैं मुझसे सारे पुराने यार मेरे, कहीं पैसों का नशा खुद पर तो नहीं चढ़ा रहा हूँ मैं। क्यों अपनों से दूर बहुत दूर होता जा रहा हूँ मैं, कहीं रिश्तों में बनावट तो नहीं मिला रहा हूँ मैं। क्यों बेखबर हूँ जब जानता हूँ सारी हकीकतें, क्यों बेखबर हूँ जब जानता हूँ सारी हकीकतें, कहीं खुद से नजरें तो नहीं चुरा रहा हूँ मैं। क्यों अब बड़ों के आगे झुक नहीं पा रहा हूँ मैं, कहीं इस दौलत को पचा तो नहीं पा रहा हूँ मैं। क्यों दूर से ही करने लगे हैं लोग दुआ सलाम, क्यों दूर से ही लोग करने लगे हैं दुआ सलाम, कहीं दिलों से इज्जत तो नहीं गवा रहा हूँ मैं। क्यों अब महफिलों में नहीं बुलाया जा रहा हूँ मैं, क्यों महफिलों में अब नहीं बुलाया जा रहा हूँ मैं, कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा हूँ मैं। यह जो दौलत कमाई है मैंने दुनिया भर की, यह जो दौलत कमाई है मैंने दुनिया भर की, कहीं चैन सुकून अपना लुटा तो नहीं रहा हूँ मैं। क्यों अपनों को ही वक्त नहीं दे पा रहा हूँ मैं, कहीं दूर खुद को उनसे तो नहीं ले जा रहा हूँ मैं। क्यों समझता हूँ ये दौलत है सब कुछ मेरा, कहीं खुद को पागल तो नहीं बना रहा हूँ मैं। क्यों इन हालातों में बेबस सा होता जा रहा हूँ मैं, कहीं खुद को ही तो नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। क्यों खड़ा हूँ अकेला इस दौलत के ढेर पर, क्यों खड़ा हूँ अकेला इस दौलत के ढेर पर, कहीं भीड़ से अलग नजर तो नहीं आ रहा हूँ मैं। क्यों ऊंचा और ऊंचा बढ़ता ही जा रहा हूँ मैं, कहीं सफर में अकेला तो नहीं होता जा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं छूट रहा मुझसे ये दौलत का नशा, क्यों नहीं छूट रहा मुझसे ये दौलत का नशा, कहीं दलदल में गहरा दस्ता तो नहीं जा रहा हूँ मैं, कहीं दलदल में गहरा दस्ता तो नहीं जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, यह थी मेरी कविता दौलत का नशा, और मैं आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। और फिर एक शेर, एक ऐसा शेर जिसमें मासूमियत है, आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ए बच्चे चल थोड़ी हंसी उधार दे, ए बच्चे चल थोड़ी हंसी उधार दे, मुद्दतों हो गए मैं खुल के हंसा नहीं। दोस्तों, हम अपने हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपनी आँखों का, नाक का, कान का, जीभ का, हाथ का, पैर का, लेकिन एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं है, वो है सांसें। कभी भी आप इन सांसों को नोटिस नहीं करते हैं। हम दिन रात ये सांसें लेते हैं, लेकिन हम कभी इसे नोटिस नहीं करते। और हम कब इसको नोटिस करते हैं? जब हमें सांस लेने में कोई परेशानी होती है। हम जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम कहते हैं सांस चलने लग गई, तब हमें पता लगता है कि हम सांस भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस एक जो हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमारी जान है, सांस, ब्रेथ,
मैं इसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अपनी एक ऑफ बीट कविता सांसें लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। ये जो हवाएं अंदर बाहर हो रही है, ये जो हवाएं अंदर बाहर हो रही है, क्या मेरी जिंदगी को यही चला रही है? क्या हो गर रोक लूं इसे कुछ पल के लिए, क्या हो गर रोक लूं इसे कुछ पल के लिए, देखूं क्या धड़कने मेरा साथ निभा रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, जिंदा हूँ मैं इसलिए कि यह चल रही है, या यह चल रही है इसलिए मैं जिंदा हूँ। ये तब भी मेरे साथ थी जब मैं पैदा हुआ था, और शायद ये तब तक रहेगी जब तक मैं मर न जाऊं। ये सांसें खुद भी कभी बेजान नहीं होती, ये सांसें खुद भी कभी बेजान नहीं होती, अपने में बसा लेती है चीज़ों को, कभी वतन को कभी खुदा को, कभी वतन को कभी खुदा को, कभी महबूब को कभी वफा को। हर एक सांस में, हर एक सांस में जिंदगी का एक लम्हा कम होता है, कभी कुछ पाने का तो कभी खोने का गम होता है। इंसान बड़ा ही मतलबी है, इंसान बड़ा ही मतलबी है, इसकी तरफ कभी ध्यान देता नहीं। सांसों की रफ्तार जब भी धीमी पड़ती है, इंसान की तब ही तो नींद उड़ती है। सांसों की चाल शांत और सतत है, पर दिन रात सुबह शाम बस चलती ही रहती है। ये कभी फर्क नहीं करती अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, छोटे बड़े में, इंसान जानवर में, सभी में ये एक समान चलती है। जिंदगी इसी वजह से ही तो पलती है। इसके सांसों का कोई रूप या आकार नहीं, सांसों का कोई रूप या आकार नहीं, इसके बगैर कोई लम्हा साकार नहीं। रिश्ता सिर्फ मौत से ख़त्म होता यारो, यह है तो हम है, यह नहीं तो हम नहीं, यह है तो हम है, यह नहीं तो हम नहीं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कविता सांसें। दीपिका द्विवेदी जी लिख रही हैं वक्त की सुंदर शब्दों में महता। मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी जैसी है। बामिल जी, जो कि हमारी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड है, अमित मोदी जी, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमेशा हर कदम पे हमारा साथ देती हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। यूं न समझ, यूं न समझ की उम्र छीन लेगी खूबसूरती तेरी, यूं न समझ की उम्र छीन लेगी खूबसूरती तेरी, मखमल में सलवटे भी बड़ी दिलकश लगती है। दोस्तों, मैं अब आपके सामने अपना जो अंतिम एक रचना है, मेरी एक गज़ल है, वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। पोइट्री एंड शायरी ग्रुप, और या उसके अलावा अगर आप फेसबुक पे बहुत बार गज़ल देखते हैं, तो गज़ल जो होती है, मैं आज आपको कुछ छोटी सी बातें गज़ल के बारे में बताऊंगा, बेसिक नॉलेज। हालांकि हमारे ग्रुप के जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी भंडारी साहब हमारे गुरु जी, और उन्होंने गज़ल में पीएचडी की है। मैं नहीं समझता हूँ कि गज़ल के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नॉलेज रखता होगा, लेकिन और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं आपको गज़ल के बारे में कुछ वो बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने इतने समय में सीखी है, नेट से, यूट्यूब से और अपने बुक्स पढ़ के। गज़ल क्या होती है? गज़ल, अगर हम बहुत ही इजी शब्दों में कहें, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। खासकर अमूमन ये होती है प्रेमिका के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति। गज़ल को जावेद अख्तर जी कहते हैं कि गज़ल जो है वो एक बिस्किट का पैकेट है, जिसमें अलग अलग स्वाद के बिस्किट है। कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई कुरकुरा है, कोई क्रिस्पी है, कोई कोकोनट है। क्योंकि गज़ल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो लक्षण, इसकी जो विशेषताएं होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। गज़ल की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता होती है, वो ये होती है कि गज़ल में अमूमन 5 से लेके 25 शेर के बीच होते हैं, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ये एक जनरल होता है। और जो गज़ल होती है उसमें शेर होते हैं, और शेर 2 लाइन के होते हैं, और हर शेर अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है।
न उसका अपनी पिछली लाइन से कोई लेना देना होता है, न उसकी आगे वाली लाइन से कोई लेना देना होता है। जो शेर होते हैं उस शेर में दो मिसरे होते हैं। जो शेर की जो पंक्तियाँ होती है, लाइन होती है, उन्हें उर्दू में मिसरा कहते हैं। पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, जब दोनों मिसरे मिलते हैं तब उसे शेर कहा जाता है। गज़ल में जो शेर होते हैं, गज़ल दो तरीके की होती है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक विदाउट सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसा होता है कि गज़ल के जो शेर हैं, जितने भी शेर हैं, वो किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए प्रेमिका और प्रेमी के बिछड़ने के ऊपर कोई गज़ल है, तो उसमें जो सारे शेर होंगे वो उसी के ऊपर आधारित होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं ये गज़ल जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और कुछ गज़ल ऐसी होती है जिसमें पहले शेर का दूसरे शेर से कोई लेना देना नहीं होता, दूसरे शेर का तीसरे शेर से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए जावेद अख्तर जी इसे बिस्किट का पैकेट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग स्वाद के बिस्किट होते हैं। हो सकता है पहला शेर प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का हो, दूसरा शेर खुदा की बंदगी का हो, तीसरा शेर मैं खाने के ऊपर हो, चौथा शेर किसी लड़ाई के ऊपर हो, पांचवा शेर माँ बाप के रिश्ते पे हो, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई एक दूसरे संबंध नहीं है, तो भी एक गज़ल में इस तरह के शेर हो सकते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न ये उठता है कि ऐसे शेर इस गज़ल में साथ में क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो राइम्स होती है, उनका जो बहर मीटर होता है वो एक सरी का होता है, उनका जो तखल्लुस होता है, बोलने का जो तरीका होता है वो एक सरी का होता है। इसलिए वो सारे शेर अलग अलग विधाओं के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, तो भी एक साथ होते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है। मतला जो होता है उसके अंदर पहले और दूसरी मिसरे जो होते हैं, दोनों के अंदर काफिया और रदीफ दोनों होते हैं। अब मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। आप अगर एक गज़ल, आपने बहुत ही मशहूर गज़ल है जिसे रेखा जी ने गाया है मूवी के अंदर, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये इस गज़ल का मतला है, जिसके अंदर काफिया और रदीफ दोनों हैं। अब काफिया और रदीफ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पता लगे इससे अगले शेर में, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार और दर को गौर से पहचान लीजिए। अब काफिया वो होता है जिन शब्दों का उच्चारण, तुकांत, राइमिंग वर्ड्स एक तरीके के होते हैं। जैसे दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, जान, और ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना खुद का एक मीनिंग होता है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जान, मान, पहचान, एहसान, ठान, ये कुछ जो राइमिंग वर्ड से इन्हें कहते हैं काफिया। और लीजिए लीजिए लीजिए, ये जब हर शेर के अंत में आता है, इन्हें कहते हैं रदीफ। मतला शेर जो पहला शेर होता है उसे मतला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी दोनों मिसरे में, मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों में काफिया रदीफ होते हैं। लेकिन उसके बाद के जितने भी शेर होते हैं उसके अंदर पहली लाइन में रदीफ और काफिया दोनों नहीं होते हैं, लेकिन उसकी हर अगली चौथी लाइन में रदीफ और काफिया आपको मिलेंगे। जैसे कि सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रदीफ है, नकाब, आफताब, शबाब ये काफिया है। दोस्तों ये एक बेसिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो थोड़ा उन चीज़ों को हम समझे भी साथ में। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे कहते हैं मक्ता, जिसके अंदर जो शायर, लेखक, कवि अपना नाम, उपनाम या तखल्लुस वो जो रखते हैं। जैसे हमारे पोइट्री एंड शायरी ग्रुप के महेंद्र जी खालसा है, वो हर अपने शेर में मुसाफिर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोई अनजाना, कोई बावरा, कोई मन बेचैन, अलग अलग जैसा जिनको अपना तखल्लुस पसंद होता है वो वैसा रखते हैं। तो जब गज़ल के आखिरी शेर में अगर उस शेर में उस शायर का नाम है तभी उसे मक्ता कहा जाएगा। अगर वो शेर नहीं है उसका नाम तो वो गज़ल का आखिरी शेर होगा, लेकिन उसे मक्ता नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों यह मैं जो आपको मैंने गज़ल बताई वो इसलिए बताई ताकि आपको मैं जो ये गज़ल बताने वाला हूँ आप इस चीज़ को समझ सके। तो अब मैं अपनी गज़ल जो है वो शुरू करता हूँ, जिसका टाइटल है अलविदा। क्योंकि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एक शख्स जो
गांव से शहर गया है पैसा कमाने। अब वहाँ जाने के बाद ताउम्र मेहनत करने के बाद उसे वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वो यहाँ से शहर गया था, गांव से शहर गया था अपना घर छोड़ के। और अब वो वापस शहर से गांव आ रहा है, शहर को अलविदा कह के, क्योंकि अब उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो इस शहर की जो तेज़ भागती ज़िंदगी है, वो यहाँ की जो भागदौड़ भरी जो माहौल होता है उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर को अलविदा कह के वापस अपने गांव अपने घर आ रहा है। तो दोस्तों, अब इस जो गज़ल के जो शेर है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रुक सकता नहीं अब एक पहर के लिए, रुक सकता नहीं अब एक पहर के लिए, राह दिखती नहीं अब गुजर बसर के लिए। दोस्तों, ये मेरे गज़ल का पहला मतला है, रुक सकता नहीं पहर के लिए, गुजर बसर के लिए। तो पहर बसर ये तुकांत और जो काफिया है सिमिलर वर्ड है, राइमिंग वर्ड्स हैं, और लिए जो है ये रदीफ है। तो ये आपको मेरी जो अगले शेर उनमें हर चौथी हर सेकंड लाइन में आपको लिए मिलेगा और काफिया मिलेगा, वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। रुक सकता नहीं अब एक पहर के लिए, राह दिखती नहीं अब गुजर बसर के लिए, उठ उठ वक्त सही है यहाँ से निकलने का, बन जा अजनबी अब इस शहर के लिए, हर तरफ उठ रहा बस दुआ ही दुआ है, हर तरफ उठ रहा बस दुआ ही दुआ है, हालात ठीक नहीं अब इस उम्र के लिए, बहुत तेज है रोशनी, बहुत तेज है रोशनी नए सूरज की यहाँ, बहुत तेज है रोशनी नए सूरज की यहाँ, चुभन ठीक नहीं अब इस नज़र के लिए, कुछ वक्त और रुकेगा, कुछ वक्त और रुकेगा तो बच न पाएगा, क्यों हो रहा इंतज़ार अब इस कहर के लिए, बचा नहीं कुछ यहाँ तेरे लिए ए मुसाफिर, बचा नहीं कुछ यहाँ तेरे लिए ए मुसाफिर, जेबों में पैसा नहीं अब किसी जहर के लिए, वक्त थोड़ा ही गुजरा है, वक्त थोड़ा ही गुजरा है, वक्त थोड़ा ही गुजरा है, अभी तेरी पहचान नहीं, न आएगा कोई पूछने अब खैरो खबर के लिए, लगेगा कुछ वक्त, लगेगा कुछ वक्त मंजिल नजर आएगी, कस ले फिर कमर अब नए सफ़र के लिए, कस ले फिर कमर अब नए सफ़र के लिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी गज़ल अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी रचनाएं हैं वो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आए तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सार्वजनिक रूप से मुझे कमेंट में लिखें। मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली लूँगा और कोशिश करूँगा कि भविष्य में मैं इससे और कुछ बेहतर लिख सकूँ। मैं आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने सभी ने अपने कीमती समय में से अपने मेरे लिए समय निकाला। मैं पुनः एक बार पोइट्री एंड शायरी ग्रुप के और जो मुझे ऑनलाइन इतने समय से देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और मैं चाहूँगा पुनः एक बार धन्यवाद करना हमारे जो तीनों अतिथि कवि थे जो कि इस ग्रुप के सदस्य भी हैं, लोकेश जी जैन, शकुंतला जी सरूपरिया और हमारे डॉक्टर उपवन जी पंड्या। आप तीनों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ग्रुप में आकर हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाई और यहाँ पे परफॉर्मेंस देकर हम सब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी शान बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त कवि प्रदीप। धन्यवाद।